हेलो फ्रेंड्स। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले सारे अपडेट्स आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलते रहें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आइए आज का टॉपिक टेक्निक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। सो द मेजर टेक्निक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या चीज़ है, पहले तो ये जानते हैं। अगर कोई भी उद्यमी, कोई भी कारोबारी अपना कोई भी कारोबार स्थापित करना चाहता है, अपना कोई भी एंटरप्राइज सेट करना चाहता है, तो ऐसे कंडीशन में उसको बहुत सारी ट्रेनिंग्स, बहुत सारे मोटिवेशनल प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, बहुत सारे स्किल्ड प्रोग्राम्स, बहुत सारे डाटा, जो भी है वो एंटरप्राइज सेट करना चाहता है उससे रिलेटेड डाटा, इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तभी एंटरप्रेन्योर्स जो होता है वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर, जो भी कोई एंटरप्रेन्योर होगा वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो अगर कोई भी एंटरप्राइज ओपन किया है, किसी भी व्यक्ति ने कोई भी एंटरप्राइज ओपन किया है, कोई भी कारोबार ओपन किया है, कोई भी फैक्ट्री खोली है, ठीक है, तो उसको चलाने के लिए उसके पास कई सारी चीज़ों की अनुभव, आवश्यकताएं होती हैं, जो कि हम आज इस लेक्चर में देखेंगे, जिसको हमने नाम दिया है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का काम होता है, ठीक है, किस तरीके से एक व्यक्ति एक सफल उद्यमी बन सकता है, किस तरीके से एक व्यक्ति अपने कारोबार की वृद्धि कर सकता है, अपने कारोबार के अंदर जो है वो कमाई को, अपनी कमाई को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो वो कैसे हो सकता है, वो सब कैसे संभव होगा, वो हम आज इस लेक्चर के माध्यम से देखेंगे। हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के माध्यम से उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो मेजर टेक्निक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की जो मेजर टेक्निक्स होती हैं जिससे कि कोई भी सफल उद्यमी बन सकता है, कोई भी व्यक्ति जो कि कारोबारी है, कारोबार करना चाहता है, तो एक सफल कारोबारी बन सकता है। ठीक है, एक अच्छे एंटरप्राइज को सेट कर सकता है, एक एंटरप्राइज को अच्छे लाभ के साथ उसे चला सकता है। ठीक है, तो उसके लिए जो मेजर टेक्निक्स हैं वो क्या हैं, वो सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले है ट्रेनिंग्स। सबसे पहले उसे ट्रेनिंग्स की आवश्यकता होगी। जिस भी फील्ड में उसने अपना कारोबार स्थापित करना है, ठीक है, तो उसके लिए उसे ट्रेनिंग्स चाहिए होंगी कि जिस भी फील्ड में उसने अपना कारोबार स्थापित किया है वो क्या फील्ड है, तो उसमें उसे ट्रेनिंग्स चाहिए होंगी उसके लिए। तो सबसे पहला है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि आपको ट्रेनिंग्स चाहिए होंगी। ठीक है, दूसरा है, इसे भी आगे हम डिटेल में देखेंगे। दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन यानी कि मोटिवेशन क्या है कि जो भी कोई व्यक्ति, जो भी उद्यमी बनना चाहता है, कारोबारी बनना चाहता है, ठीक है, तो उसके अंदर एक मोटिवेशन जरूर होना चाहिए। वो सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। ठीक है, कि जो भी वो कार्य, जो भी वो एंटरप्राइज सेट करना चाहता है उसमें उसे सफलता प्राप्त होगी, इस तरीके का उसके अंदर एक मोटिवेशनल थॉट होना चाहिए। अगर उसमें मोटिवेशनल थॉट होगा तो निश्चित रूप से वो एक सफल कारोबारी बन पाएगा। ठीक है, तो ये जो उत्प्रेरण का जो भाव है, उत्प्रेरण बोलेंगे इसे मोटिवेशन को, उत्प्रेरण का जो भाव है ये एक बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी अचीवमेंट्स उसे इन फ्यूचर, जो भी उसने गोल सेट किए हैं उन्हें अचीव करने के लिए उसके अंदर जो है एक उत्प्रेरण का भाव, एक मोटिवेशन का भाव होना जरूरी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन ये भी एक मेजर टेक्निक है, एक मेजर पॉइंट है, जिससे कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक पार्ट कहा जा सकता है। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, या फिर कई सारी निजी जो कंपनियां हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए या फिर जो आपके लेबर्स होते हैं उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराती हैं। ठीक है, जिससे कि कई तरीके के, इस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं, टेस्ट्स होते हैं, ठीक है, तो कराती है जिससे कि जो भी एंटरप्राइज सेट की गई है उससे मैक्सिमम गेन, जो अधिकतम लाभ की प्राप्ति की जा सके। तो इस तरीके के प्रोग्राम भी जो है कराए जाते हैं, ताकि जो है एक सफल उद्यमी बन सके कोई भी व्यक्ति, एक सफल कारोबारी बन सके, अपने कारोबार को अच्छे से स्थापित कर सके।
तो अब हम देखते हैं कि ट्रेनिंग्स, सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसमें, मेजर टेक्निक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा ट्रेनिंग्स। तो देखते हैं ट्रेनिंग्स में क्या क्या होगा। सो ट्रेनिंग्स, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड द बेसिक्स ऑफ स्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग अ स्मॉल बिजनेस। कोई भी अगर आपको लघु उद्योग स्थापित करना है, कोई भी छोटा कारोबार आपको स्थापित करना है, तो उसके लिए जो भी आपको स्किल्स की जरूरत होंगी, जो भी आपके अंदर क्षमताएं, उस तरीके की क्षमताएं आपके अंदर होनी चाहिए, जो भी आप कारोबार स्थापित करना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको पूरा अध्ययन आपने किया होना चाहिए। तो वो सब आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको ट्रेनिंग्स के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, तो आपको पहले वो ट्रेनिंग प्राप्त करनी पड़ेगी कि जिस भी फील्ड में आपको, जिस भी तरीके का आपको एक कारोबार स्थापित करना है, अपना एक एंटरप्राइज आपको सेट करना है, तो उसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसकी स्किल्स जानने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे वो किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, स्मॉल स्केल बिजनेस हो चाहे मीडियम हो, तो आपको ट्रेनिंग्स की आवश्यकता निरंतर पड़ती रहेगी। Such trainings must develop the skills associated with entrepreneurship। इस तरीके की जो ट्रेनिंग्स हैं जो हैं ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है स्किल डेवलपमेंट का काम करती हैं। ठीक है, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए स्किल डेवलपमेंट का काम करती हैं। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी होती हैं। सच स्किल्स में इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू द एबिलिटी। ये जो स्किल्स हैं ये इन सब चीज़ों को, जो आने वाले हम पॉइंट्स बता रहे हैं, इनको इंक्लूड तो करती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इससे ज़्यादा भी है। आप अपना गेन कर सकते हैं, आपके अंदर सेल्फ पोटेंशियल भी हो सकता है। तो टेकिंग इनिशिएटिव, तो आपके अंदर एक जो है इनिशिएटिव लेने की जो क्षमता है वो जरूर होनी चाहिए। अगर आप इनिशिएटिव लेने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, तो वो जो है बहुत ही अच्छी बात होगी आपके लिए कि अगर आप इनिशिएट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो एक अच्छा पॉइंट होगा आपके लिए कि आप जो है किसी भी नए गोल को अचीव करने के लिए जो है आप इनिशिएट करने की क्षमता रखते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि एक सफल उद्यमी के अंदर, एक सफल कारोबारी के अंदर होना चाहिए। फिर क्रिएटिवली सीक आउट एंड आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी मार्केट की डिमांड्स हैं, उनकी स्टडी करनी आनी चाहिए। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को आपको अवेल अटेन, ये सारे चीज़ें आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को करने के लिए आपको तुरंत निरंतर अपना प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मतलब होता है कि मार्केट के अंदर क्या क्या डिमांड्स हैं, ठीक है, क्या क्या बिजनेस आप कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट आप मार्केट के अंदर ला सकते हैं। तो क्रिएटिवली सीक आउट एंड आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट के अंदर, जो भी मार्केट की डिमांड है, उसको बहुत अच्छे से रीड करना है। ठीक है, उसे अच्छे से देखना है आपको, ताकि आप जो भी प्रोडक्ट लेके आए मार्केट में वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करें। नेक्स्ट है डेवलप बजट एंड फोरकास्ट रिसोर्स नीड्स, यानी कि अगर आपको कोई भी एंटरप्राइज सेट करना है, कोई भी कारोबार आपको स्थापित करना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बजट्स, यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पैसा। ठीक है, तो आपको पैसे का अरेंजमेंट करना है। ठीक है, वो कैसे होगा, कैसे आपको जो भी आपके रिसोर्सेज आपको कुछ चाहिए होंगी, या रिसोर्सेज मतलब रॉ मटेरियल आपको चाहिए होगा, कोई भी अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल आपको बहुत ज़रूरी है, तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से अरेंज होगा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, इन सब चीज़ों को आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये एक एसेंशियल नीड है। ठीक है, तो ट्रेनिंग के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें भी समझाई जाती हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड various options for acquiring capital and trade off associated with each option। ठीक है, तो ट्रेड किस तरीके से आपको करना है, आपने प्रोडक्ट बना लिया, किस तरीके से आपको उसको ट्रेड करना है, ठीक है ना, कैसे आपको उसकी मार्केटिंग करनी है, ठीक है, कैसे आपको कैपिटल बनानी है अपनी, ये सारी भी चीज़ें आपको ट्रेनिंग के माध्यम से समझाई जाती हैं। कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड मार्केट वन सेल्फ एंड वंस आइडिया। आपने प्रोडक्ट बना लिया है, आपने सबसे पहले आपने एक इनिशिएटिव लिया, फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, जैसे दूसरे पॉइंट में लिखा है, आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढी, फिर बजट्स वगैरह का आपने अरेंजमेंट किया, ठीक है, फिर उसके बाद मार्केटिंग की। और आपके लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए, पांचवा पॉइंट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेट इफेक्टिवली, यानी कि जो भी आपका कम्युनिकेशन हो मार्केट में लोगों से, वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है ना, और अगर किसी का कोई आइडिया है तो उसको भी आपको वेलकम करना चाहिए, जिससे कि आप वो बेसिकली आइडिया क्या है, वो बेसिकली फीडबैक है। ठीक है, तो फीडबैक के माध्यम से आप हमेशा अपने अंदर सुधार ला सकते हैं। फीडबैक जो है वो बेसिकली निरंतर सुधार की एक प्रक्रिया है।
ठीक है। तो ये चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स थे जो ट्रेनिंग के माध्यम से आप अटेन कर सकते हैं अगर आपको एक कारोबारी सफल कारोबारी बनना है तो। आगे देखेंगे ट्रेनिंग्स, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग्स। ठीक है, कौन कौन से मेथड से ट्रेनिंग की जा सकती है वो देखते हैं। तो सबसे पहला मेथड है बाय एक्सपीरियंस वर्कर्स। ठीक है, अनुभवी कर्मचारियों द्वारा भी आप ट्रेनिंग करा सकते हैं। जो आपके संस्था में जो भी पुराने अनुभवी कर्मचारी हैं, ठीक है, उनके साथ नए कर्मचारियों को, एक नए कर्मचारी को आप लगा के उसको काम करा सकते हैं। उसकी साथ साथ ट्रेनिंग भी चलती रहेगी और उसकी नकल करके, वो जो अनुभवी कर्मचारी है उसकी नकल करके नया कर्मचारी जो है वो कार्य को सीखता भी रहेगा। ठीक है ना। और समय समय पे क्या होगा, जो भी अनुभवी कर्मचारी है वो समय समय पे जो भी नया कर्मचारी आया है उसे क्या होगा, वो निर्देश भी देता रहेगा, बताता भी रहेगा कि किस तरीके से आगे का काम करना है। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि इस मेथड से का जो फायदा है वो बेसिकली ये है कि जब भी ट्रेनिंग के लिए अलग से कोई एक्सपेंडिचर, अलग से कोई खर्चा कंपनी को नहीं उठाना पड़ता है। और जो काम करने वाला जो नया बंदा होता है, जो नया आदमी होता है, वो भी धीरे धीरे काम को समझने लगता है, क्योंकि सीधा वो मशीन के पास, मशीन पे ही उससे हम डायरेक्ट काम करा रहे हैं। ठीक है। तो ये जो विधि है, ये अनुभवी कर्मचारी को भी जो है काफ़ी उनके लिए भी काफ़ी अच्छी साबित होती है, क्योंकि वो भी जो है अपने जो काम को है वो बार बार एक तरीके से रिवाइज करते चले जाते हैं। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि जो भी कर्मचारी होते हैं उनका अनुभव जो है वो बढ़ता चला जाता है। जो भी अनुभवी कर्मचारी होते हैं और ज़्यादा उनका अनुभव में निखार आता चला जाता है। ठीक है। तो ये जो है एक बहुत अच्छी विधि है ट्रेनिंग देने के लिए, जिसमें कि आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर का इस्तेमाल नहीं करना है। बस अपने अनुभवी कर्मचारी के साथ एक नए कर्मचारी को एसोसिएट करना है और उसके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कि एक नया कर्मचारी जो है वो अपने आप ही ट्रेनिंग प्राप्त करता रहेगा और साथ साथ काम भी करता रहेगा। ठीक है। दूसरा है ऑन जॉब ट्रेनिंग, यानी कि कार्य पर प्रशिक्षण। ठीक है। तो इस विधि में क्या होता है कि जो फोरमैन या नए कर्मचारी जो होते हैं, ठीक है, उनको जो है जॉब के साथ साथ हम ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है ना। तो क्या होता है, जैसे फोरमैन हो गया कोई आपकी कंपनी में, फोरमैन क्या होता है, जो मशीन पे काम करता है। ठीक है। तो जो फोरमैन होगा वो क्या होगा, जो भी उसके नीचे कर्मचारी रखा जाएगा, जो भी अधीनस्थ कर्मचारी उसके नीचे होगा, उसको वो मशीनों और औजारों के बारे में, उनके उपयोग के बारे में, उनके रख रखाव के बारे में उन्हें वो बताता रहेगा। ठीक है ना। तो और मशीन के पास उनसे उनसे काम भी करवाएगा। ठीक है। धीरे धीरे उनके अंदर जो भी उनको कठिनाइयाँ आएंगी, जो भी चीज़ें उन्हें दिक्कत आएंगी, जो भी नए कर्मचारी होंगे, तो अपने अनुभव का प्रयोग करके वो धीरे धीरे उन्हें जो है निर्देशित भी करता रहेगा नए नए काम के लिए। तो ये बेसिकली ऑन जॉब ट्रेनिंग भी एक हो सकती है जो आप करा सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा आपका ट्रेनिंग बाय फोरमैन। आप फोरमैन से भी करा सकते हैं ट्रेनिंग, जैसे अभी पिछले वाले पॉइंट में बताया है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी विभागीय फोरमैन होते हैं, ठीक है, वो जो है क्या नाम है, किसी भी नए कर्मचारियों को कार्य की बारीकियां समझाकर प्रशिक्षित कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह की ये जो दोनों विधियां हैं बेसिकली ऑन जॉब ट्रेनिंग और ट्रेनिंग बाय फोरमैन, ये लगभग एक सी हैं। बस इसमें थोड़ा सा ये है कि कार्य जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग में जो है वो काम के साथ साथ ट्रेनिंग चलती रहेगी। और ट्रेनिंग बाय फोरमैन में क्या होगा, जो फोरमैन होगा वो थोड़ा अपना समय निकाल के, जब भी वो समय में किसी समय में फ्री होगा, तो वो नए बंदे को, जो भी नया आपने रिक्रूट किया है मेंबर अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है, उसको जो है वो प्रशिक्षण देता रहेगा। तो बेसिकली ये जो हैं तीन मेथड्स हैं ट्रेनिंग के। बाय एक्सपीरियंस वर्कर, कोई एक्सपीरियंस अगर वर्कर है तो उसके थ्रू भी आप ट्रेनिंग करा सकते हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग भी करा सकते हैं। ठीक है। और ट्रेनिंग बाय फोरमैन। तो ये आपके तीन मेथड्स थे। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस, ट्रेनिंग से क्या क्या एडवांटेज हमें मिलते हैं वो देखेंगे हम। एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इंक्रीज वर्किंग परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर। सीधी सी बात है, जब भी किसी वर्कर की आप ट्रेनिंग करेंगे तो उसकी जो वर्किंग परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। उसकी जो कार्य क्षमता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। स्किल्स इंक्रीज एंड इट इंक्रीज प्रोडक्शन। जैसे ही ट्रेनिंग आप कराते हैं किसी की, किसी भी अनस्किल्ड लेबर की या फिर स्किल्ड लेबर की भी ट्रेनिंग कराते हैं, तो क्या होगा, उसकी स्किल में इंक्रीज होगा, उसका स्किल डेवलपमेंट होगा। और जब स्किल डेवलपमेंट होगा तो सीधी सी बात है आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। आपका जो भी कंपनी में प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगा साथ साथ।
नेक्स्ट है स्किल्ड वर्कर नीड्स लेस सुपरविजन। अगर कोई वर्कर स्किल्ड है, अगर उसको पता है कि काम कैसे करना है, कंपनी में क्या क्या प्रोडक्शन है, क्या कैसे 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 प्रोडक्शन हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि क्या होगा, उसको सुपरवाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप वो सेल्फ सुपरवाइज करेगा अपने आप को। ठीक है ना, अपने आप को जो है वो सेल्फ वर्किंग की उसकी जो कैपेबिलिटी होगी वो कैसे डेवलप होगी, ट्रेनिंग के माध्यम से डेवलप होगी। तो इस तरीके से हमें जो है सुपरविजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर कोई आपका ट्रेंड वर्कर है। तो अगर कोई अनट्रेंड वर्कर है तो क्या होगा, अनट्रेंड वर्कर को एक सुपरवाइजर की जरूरत पड़ेगी, कभी कुछ गलत ना कर दे, कोई गड़बड़ ना कर दे किसी मशीन के साथ में, उसके साथ ही दुर्घटना ना हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेनिंग से देखिए क्या होता है कि सुपरवाइजर की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सुपरविजन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। स्किल्ड वर्कर्स मैनेज वेल विद द मैनेजमेंट। अगर आपका वर्कर स्किल्ड है तो उसे पता होगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, ठीक है, प्रोडक्ट को टाइम, किस टाइम कितने टाइम में डिलीवर करना है, ये सारी चीज़ें उसे ट्रेनिंग में बताई जाएंगी। तो मैनेजमेंट के जो भी गोल्स होंगे, मैनेजमेंट की जो भी नीड्स होंगी, रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो भी अचीवमेंट्स मैनेजमेंट को करने होंगे, उसके साथ वो मिलके काम कर सकेगा, क्योंकि उसे सारी चीज़ें ट्रेनिंग के माध्यम से बताई गई होंगी, उसके अंदर वो स्किल्स डेवलप की गई होंगी, जिसके माध्यम से वो मैनेजमेंट के साथ मिलके काम कर सके, मैनेजमेंट के गोल्स को अचीव करने में उनकी हेल्प कर सके। ट्रेनिंग डिक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रेनिंग्स क्या होता है, ट्रेनिंग्स के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन जो भी, अगर आप कोई भी कंपनी है उसके अंदर एक्सीडेंट्स जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि जब आप ट्रेनिंग देंगे किसी को मशीन के बारे में या फिर औजारों के बारे में, तो आप उनके उनको उनका जो ऑपरेशन है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो सब उन्हें समझाएंगे। अगर कोई टूल्स का रख रखाव कैसे रखना है कहाँ नहीं रखना है, वो सारी चीज़ें भी आप उन्हें बताएंगे। तो ऐसा करने पे क्या होगा कि उनके अंदर जो है वो एक स्किल डेवलप हो जाएगी कि आपको मशीन पे काम कैसे करना है और क्या चीज़ें नहीं करनी है उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि ट्रेनिंग के माध्यम से जो एक्सीडेंट का रिस्क है वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि वहाँ पे कम से कम एक्सीडेंट्स हो। ठीक है, और देखते हैं ट्रेनिंग इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो ट्रेनिंग के माध्यम से क्या होगा, प्रोडक्शन की क्वालिटी को, जो गुणवत्ता होगी, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी जो गुणवत्ता होगी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है ना, और जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका जो आउटपुट प्रोडक्ट जो भी है आपका वो बहुत अच्छी क्वालिटी का निकलेगा, क्योंकि जो आपके लेबर, जो अभी भी आपका स्किल्ड वर्कर या नॉन स्किल्ड वर्कर है, जब वो ट्रेनिंग लेके आएगा तो उसे पता होगा कि क्या जो गोल मेरे कंपनी के ओनर ने सेट किया है, क्या जो एंटरप्रेन्योर ने जो भी गोल सेट किया उसे अचीव करने के लिए मुझे किस तरीके का प्रोडक्ट तैयार करना है। तो ट्रेनिंग के माध्यम से किसी भी प्रोडक्शन की क्वालिटी को भी इंक्रीज किया जाता है। स्किल्ड वर्कर्स टेक गुड यूज ऑफ मशीन्स। अगर वर्कर स्किल्ड है तो वो मशीन का बहुत ही अच्छे से उपयोग ले पाएगा, मशीन का ऑप्टिमल उपयोग ले पाएगा। ठीक है ना, अगर कोई वर्कर है उसको आपने उसे ट्रेनिंग नहीं दी है, तो हो सकता है कि वो 8 घंटे काम करे और उसमें से 3 घंटे जो है वो मशीन को आइडियल स्टेट पे चला दे, उसे पता ही ना चले कि अभी मेरा मशीन आइडियल स्टेट पे चल रहा है, कि वो किसी प्रोडक्शन के काम में उपयोग में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऐसे कंडीशन में 3 आवर्स तो प्रोडक्शन वेस्ट हो गया होगा, साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में अगर वर्कर स्किल्ड होगा, उसे मशीन के बारे में ट्रेनिंग दी गई होगी, तो उस मशीन का वो बहुत अच्छे से उपयोग कर पाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपका वर्कर स्किल्ड है तो वो मशीन का जो है यूज़ वो मैक्सिमम यूज़ कर पाएगा। स्किल्ड वर्कर्स कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस टू द मैनेजमेंट। जो स्किल्ड वर्कर है वो मैनेजमेंट के साथ भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकता है, किस तरीके से क्वालिटी को इंक्रीज करना है, कैसे एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो जो भी वर्कर, जो भी ग्राउंड लेवल का वर्कर होता है, जो भी फोरमैन होता है, वो बहुत अच्छे से जानता है कि कैसे क्वालिटी को और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सकता है, कैसे एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सकता है। तो इस तरीके के सजेशंस भी जो हैं, अगर वर्कर आपका स्किल्ड है, उसको नॉलेज है कि प्रोडक्ट को किस तरीके से आपको अच्छे से और अच्छे से आप डिलीवर कर सकते हैं मार्केट तक, तो ऐसा स्किल्ड वर्कर कभी कभी मैनेजमेंट को भी सजेशंस दे सकता है। तो ये भी ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ट्रेनिंग इंक्रीज वर्क सेटिस्फैक्शन। तो ट्रेनिंग से क्या होता है, वर्क सेटिस्फैक्शन जरूर आएगा। देखिए, क्योंकि ट्रेनिंग जब
आप देंगे किसी भी एम्प्लॉय को, तो उसको काम करने की विधि समझाएंगे। काम करने की विधि समझाएंगे तो क्या होगा, काम करने की विधि समझने से ही उसके अंदर जो है काम के प्रति जो है एक काम करने का भाव जागेगा। ठीक है, तो जब काम करने का भाव जागेगा तो सीधी सी बात है, वर्क सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली उसके अंदर आएगा। तो ट्रेनिंग, और फिर जब वो ट्रेनिंग लेके आएगा स्किल्स डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो जब वो काम करेगा प्रोडक्ट अच्छा आएगा निकल के बाहर, तो ऑटोमेटिकली जो है वो सेटिस्फाइड वर्कर होगा, उसको वर्क सेटिस्फेक्शन 100% होगा। ट्रेन्ड वर्कर्स कैन मेक मैक्सिमम यूज ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो ट्रेन्ड वर्कर हैं वो रॉ मटेरियल का भी मैक्सिमम यूज़ करते हैं। जो भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसका ऑप्टिमल यूज़ करते हैं, मैक्सिमम यूज़ करते हैं, उसमें वेस्टेज कम से कम होने देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ट्रेनिंग का बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो ये बेसिकली एडवांटेजेस थे ट्रेनिंग के, कि किस तरीके से ट्रेनिंग्स जो है वो प्रोडक्ट, जो भी आपका एंटरप्राइज है, जो भी आपका कारोबार है, वो उसके अंदर जो है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, और जो वर्कर्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से ये कामगार साबित होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्लानिंग ऑफ ट्रेनिंग। प्लानिंग ऑफ ट्रेनिंग यानी कि जो ट्रेनिंग जब हम कराने जा रहे हैं तो उसकी प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट है। तो सबसे पहला है स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, कि अगर आपने कोई ट्रेनिंग दी है, ठीक है, तो वो प्रभावी होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर वो ट्रेनिंग प्रभावी होगी, उद्देश्यपूर्ण होगी, तभी जो भी सीखने वाला व्यक्ति है उसे सफलता प्राप्त हो सकेगी। उसे जो भी इस प्रोडक्ट में, जिस भी कंपनी में वो काम कर रहा है, जिस भी मशीन के ऊपर वो काम कर रहा है, अगर उसके बारे में उसे ट्रेनिंग प्रभावी दी जाएगी, उद्देश्यपूर्ण दी जाएगी, तभी उसका जो है वो जो है उस मशीन पे अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक है ना, अपने विषय में अच्छे से अपने आप को मूल्यांकन, अपना मूल्यांकन भी कर पाएगा साथ साथ। ठीक है, और उद्देश्यों की प्राप्ति भी कर पाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस बेसिकली क्या है कि प्रदर्शन का मानक है। ठीक है ना, तो क्या प्रदर्शन का मानक कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। प्रदर्शन का मानक अच्छा कब होगा, जबकि ट्रेनिंग अच्छे से दी गई होगी। ठीक है, तो ट्रेनिंग अच्छे से मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, प्रभावी होनी चाहिए, इफेक्टिव ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लानिंग अगर आप करने जा रहे हैं तो ये आप ध्यान रखेंगे कि प्रदर्शन का मानक जो है वो उच्च कोटि का होना चाहिए। फिर है सेल्फ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग से जो है वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, अगर आपने कोई प्रशिक्षण कराया है तो इस तरीके का प्रशिक्षण होना चाहिए कि जो भी ट्रेनिंग लेने वाले जो भी लोग हैं, जो भी ग्रुप है ट्रेनिंग लेने वाला, वो जो है सेल्फ सेटिस्फाइड हो, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए वो पूर्णतः जो है वो तैयार हो। ठीक है, और उसमें आत्मसंतुष्टि का भाव होना बहुत ज़रूरी है, कि हाँ मैंने ट्रेनिंग ली है, मैं यहाँ से कुछ सीख के जा रहा हूँ। नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स एंड टेक्निक। ठीक है, प्रशिक्षण विधियों तथा तकनीकों में विविधता, यानी कि जो भी प्रशिक्षण की विधि है, ठीक है, जो भी आप ट्रेनिंग करा रहे हैं उसके जो भी मेथड्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हर बार हम एक जैसे ही मेथड से बार बार हम प्रशिक्षण करा रहे हैं। मान लीजिए कहीं पे आपको ज़रूरत है लिटरेचर से प्रशिक्षण कराने की, तो आप लिटरेचर से कराएं। अगर आपको कहीं पे ज़रूरत है प्रैक्टिकली प्रशिक्षण कराने की, ट्रेनिंग कराने की, तो आप उसे प्रैक्टिकली ट्रेनिंग कराएं। कहीं आपको लगता है कि किसी गेम के माध्यम से ट्रेनिंग हो सकती है, तो आप उसे गेम के माध्यम से भी उस ट्रेनिंग को करा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी ट्रेनिंग मेथड्स है, जो भी टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें वैरायटी होनी बहुत ज़रूरी है, विविधता होनी बहुत ज़रूरी है, एक जैसी बिल्कुल ना हो, जिससे कि वो बोर ना हो जाए उस ट्रेनिंग से। ठीक है, उसके बाद है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जो भी आपके ट्रेनिंग लेने वाले, जो भी आपके प्रशिक्षु हैं, ठीक है, उनकी जो सहभागिता है वो जो है सभी की जो है बहुत अच्छे से उस ट्रेनिंग के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, क्रियात्मक रूप से सभी लोग जो है उसमें ट्रेनिंग के अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति अगर उन्हें अपनी करनी है,
ठीक है। अगर उन्हें अपना जो भी टारगेट जो भी उन्हें दिया जाएगा, अगर उसे अचीव करना है, जो भी गोल अचीव करना है, तो उसके लिए उन्हें इस तरीके से ट्रेनिंग लेनी है कि उनका हर समय एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। तो ये इस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए ट्रेनिंग कराने से पहले। आगे देखते हैं, इंडिविजुअल मोटिवेशन, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो जो है व्यक्तिगत रूप से उत्प्रेरित होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर एक प्रेरणा का भाव होना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से एक प्रेरणा का भाव होना चाहिए कि हाँ, मैं ट्रेनिंग पे आया हूँ तो मैं अच्छे से ट्रेनिंग करके जाऊँगा। ठीक है, मैं यहाँ से सीखने आया हूँ तो मैं यहाँ पे अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाऊंगा, कुशलता को बढ़ाऊंगा। ठीक है ना, आत्मसंतुष्टि में सहित होके जाऊंगा। ठीक है, तो जिस भी उसको जो है आपको वित्तीय सहायता भी देनी होगी। अगर आप उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए कहीं बाहर भेज रहे हैं, तो उसके अंदर आप उसके लिए आपको जो है वित्तीय सहायता भी देनी होगी। उसका आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा भी वहन करना पड़ेगा, जिससे कि उसके मन में कहीं ऐसा ना भाव आए कि ये ट्रेनिंग से जो है कि मेरा जो है वित्तीय हानि हो रही है। इस तरीके का भाव उसके अंदर नहीं आएगा, तभी वो एक जो है उसके अंदर मोटिवेशन का भाव जागृत होगा। नेक्स्ट है यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्निक मेथड्स। ठीक है, अप्रोप्रिएट टेक्निक्स एंड मेथड्स। ठीक है, तो उचित तकनीक तथा विधियों का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, अगर मैंने आपको बताया जैसे कि प्रैक्टिकल अगर आप कराना चाहते हैं ट्रेनिंग में, तो प्रैक्टिकली कराएं, थियोरेटिकली कराएं, गेम्स की फॉर्म में कराएं। तो इस तरीके से टेक्निक्स जो हैं वो विविध होनी चाहिए, चेंजेस होते रहने चाहिए। गाइडेंस एंड फीडबैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीखने वाला जो भी है, अगर उससे सही दिशा निर्देश या मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जो भी प्रशिक्षण देने वाला व्यक्ति अगर वो प्रभावी साबित नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए उसको फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है कि भाई उसको जो है कि अगर वो ट्रेनिंग दे रहा है तो किस तरीके की ट्रेनिंग दे रहा है। अगर ट्रेनिंग दे रहा है तो अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है, समझने वाले जो भी लोग उसके ट्रेनिंग, जो भी उसके ट्रेनर ट्रेनिंग में ले रहे वाले जो प्रशिक्षु हैं, उनको क्या चीज़ें सही से समझ में आ रही हैं, जिस जिस ऑब्जेक्टिव के साथ वो उस रूम में बैठे हैं, ट्रेनिंग के लिए बैठे हैं, क्या वो ऑब्जेक्टिव उनका पूरा हो रहा है। ठीक है, तो इस ये एक जो फीडबैक है ये बहुत ज़रूरी है। गाइडेंस और फीडबैक ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है द टाइम एंड द प्रैक्टिस फैक्टर। ठीक है, तो प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षु को उचित समय, अभ्यास तथा सीखे गए व्यक्ति की जांच आदि के लिए समय मिलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे ही आपने मान लीजिए ट्रेनिंग करा ली है कोई, तो उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि पता चले कि हाँ, कि जो भी आपने सिखाया है क्या वो उनको 100% डिलीवर हो पाया है कि नहीं हो पाया है। ठीक है, और अगर वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, जैसे आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर एक आत्मसंतुष्टि का भाव आता है। ठीक है, तो इस तरीके का आत्मविश्वास का भाव पैदा होता है। तो प्रशिक्षण के दौरान जो प्रशिक्षु होते हैं, उन्हें प्रशिक्षण में सामग्री देनी चाहिए, जिससे कि वो अभ्यास के दौरान कठिनाइयों का सामना ना हो उन्हें, वो अपना जो है थोड़ी थोड़ा पढ़ते रहें उसको, लिटरेचर को। ठीक है, तो जब भी कभी इस तरीके का टेस्ट आप कराएं, क्विज कराएं या फिर कोई भी ओरल टेस्ट करा लें, तो उसमें वो इजीली जो है जो भी उन्होंने पढ़ा होगा उसे आप वो बता सकें। तो इस तरीके की प्लानिंग जो है हमारी ट्रेनिंग में होनी चाहिए, कि जो हमारी ट्रेनिंग है वो जो है आपकी हमेशा ऐसी होनी चाहिए, ट्रेनिंग की जो प्लानिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि कुछ सीखें, जो भी आपके प्रशिक्षु बैठे हैं वो कुछ सीखें। तो उसके लिए आपको ये सारे जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली ये था ट्रेनिंग का पार्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, कि ट्रेनिंग का क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे ट्रेनिंग करानी चाहिए। ठीक है, और ट्रेनिंग से क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं, वो सारी चीज़ें आपको हमने यहाँ पे बताई हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, वो था एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन। ठीक है, तो मोटिवेशन बेसिकली क्या है, प्रेरणा का भाव एक होना चाहिए। ठीक है ना, एक उत्प्रेरणा का भाव होना चाहिए उद्यमी के अंदर। बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहला जैसे लिखा है देखिए, गोल्स, गोल्स का अचीवमेंट बहुत ज़रूरी है। जो भी गोल सेट किए हैं, जो भी टारगेट सेट किए हैं, उनको अचीव करना बहुत ज़रूरी है। उनको अचीव कर पाएंगे तो तभी इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ेगी। इंडस्ट्री के आगे बढ़ने से, इंडस्ट्री की ग्रोथ से ही जितने भी एम्प्लॉयज़ उसके साथ एसोसिएट हैं, उन सब का ग्रोथ हो सकेगा। ठीक है, उसके बाद एटीट्यूड, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए।
एटीट्यूड हमेशा टारगेट अचीव करने की तरफ होना चाहिए। तो एटीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एक अच्छे उद्यमी, एक अच्छे कारोबारी बनना चाहते हैं, तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, टारगेट अचीव करने की तरफ होना चाहिए। आइडिया आपके अंदर, आइडिया आपको, आइडिया ज़रूर आपके अंदर एक डेवलप होता रहना चाहिए कंटिन्यूसली, कि अब क्या करना है, अब मैं अच्छा कैसे कर सकता हूँ। हमेशा सुधार की तरफ बढ़ने के लिए एक आइडिया आप कंटिन्यूस आपके माइंड में, आपका जो माइंड जो है वो हमेशा एक ग्लो करता रहना चाहिए आइडिया को, एक नए आइडिया के साथ। सक्सेस, सक्सेस तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो सक्सेस को तो ध्यान में रखना ही है। जब भी आपको गोल्स सेट करने हैं, एटीट्यूड, जब ये आपका आइडिया जो भी है वो सब किस चीज़ के लिए है, सक्सेस के लिए है। सपोर्ट, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को सपोर्ट करके चलेंगे, एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को, तो ऑटोमेटिकली एक इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा, एक ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप होगा जिससे कि क्या होता है कि आप सभी लोगों को लगता है कि हाँ, हम जो भी कर रहे हैं ये एक अपने एंटरप्रेन्योर जो भी हमारा इंडस्ट्री है उसके उसको आगे ले जाने के लिए कर रहे हैं, उसको सफलता प्राप्त कराने के लिए कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट, एक दूसरे को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए। परफॉर्मेंस 100% आपको अपना परफॉर्मेंस देना होगा, तभी कोई कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। तो ये इस तरीके का मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन को अगर मैं डेफिनेशन की फॉर्म में आपको बताऊं, तो एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल टू अ पावरफुल बिजनेसमैन। अगर कोई भी एक ऑर्डिनरी कोई व्यक्ति है, कोई भी एक साधारण व्यक्ति है, तो उसे कैसे पावरफुल बिजनेसमैन बनाया जाए, तो जिससे कि हु कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड हेल्प इन मैक्सिमाइजिंग वेल्थ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके, ठीक है, और जो है वेल्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सके। इस तरीके का व्यक्ति अगर आपको बनाना है, किसी एक साधारण व्यक्ति को एक बिजनेसमैन बनाना है, एक पावरफुल बिजनेसमैन बनाना है, तो उसके लिए मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मोटिवेशन के लिए मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मोटिवेशन के लिए जिम्मेदार हैं, जो कि जिनकी वजह से कि आप मोटिवेट होते हैं। एक है ऑप्टिमिज्म, आपको जो भी आपने गोल सेट किया है, उस गोल के लिए आपको क्या होना है, ऑप्टिमिज्म होना, आपको ऑप्टिमिस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो भी आपने गोल सेट किया है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया है कि सूरज को पकड़ रहा है व्यक्ति। ठीक है, सूरज को पकड़ना असंभव है। ठीक है, तो हम गोल भी कुछ इस तरीके के रखते हैं, जब हम गोल को सेट करते हैं तो हमें उस समय वो असंभव ही लगते हैं, लेकिन हमें कभी भी उन्हें असंभव नहीं मानना चाहिए। हमें ऑप्टिमिस्ट होकर काम करना चाहिए। हमें सिर्फ अपने काम पे ईमानदारी, लगन, मेहनत के साथ फोकस करना चाहिए, ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। तो ये भी एक मोटिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाया है कि ग्लास है, अगर ग्लास में आधे ग्लास पानी है, ठीक है, तो अगर आप इसे आधा ग्लास पानी बोलते हैं, ठीक है, आप बोलते हैं आधा ग्लास खाली है। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप इसे कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे आधा ग्लास भरा है। ठीक है ना, तो आपको इस तरीके से पॉजिटिव सोचना है, हमेशा अच्छे की तरफ सोचना है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मोटिवेशनल फैक्टर है। उसके बाद कमिटमेंट, आपको सेल्फ कमिटेड होना है। ठीक है ना, कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। ठीक है, तो इस तरीके का भाव आपके अंदर होना चाहिए। तो बेसिकली ये थे फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन, और किस तरीके का मोटिवेशन होना चाहिए किसी भी एंटरप्रेन्योर के अंदर, किसी भी उद्यमी के अंदर, कारोबार के अंदर, अपने कारोबार को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए और चलाने के लिए। अब हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्यों होते हैं, ये आपको बताया है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके किसके लिए होते हैं, जो भी आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो भी आपके मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए इस तरीके के प्रोग्राम्स रन कराए जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम मेंट टू डेवलप एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज अमंग द पीपल। जो भी आपके एक साधारण व्यक्ति है, एक साधारण व्यक्ति को अगर सफल बिजनेसमैन बनना है, एक सफल उद्यमी बनना है, तो उसके अंदर एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से हम उसके अंदर एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज को क्रिएट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज का मतलब क्या है, एक बिजनेसमैन के अंदर क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, एक सफल बिजनेसमैन के अंदर क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, वो हम उसके अंदर डेवलप कर सकते हैं। The concept of entrepreneurship development program involves
equipping a person with the required skill and knowledge needed for starting and running a enterprise। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका काम क्या है, क्यों इसको डेवलप किया गया। इसका काम क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो कि एक बिजनेसमैन बनना चाहता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी उस बिजनेस को चलाने के लिए स्किल्स की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, वो उसके अंदर डेवलप की जा सके, जिससे कि वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सके, ठीक है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, अपने बिजनेस को रन कर सके, ठीक है। Entrepreneurship Development Program EDP is an effective way to develop entrepreneur which can help in accelerating the pace of socio-economic development, balanced regional growth and exploitation of locally available resources। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम बेसिकली क्या है कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, उनको डेवलप करने के लिए, ठीक है ना, उनकी नॉलेज स्किल्स को डेवलप करने के लिए, उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बैलेंस रीजनल ग्रोथ, यानी कि जो भी रीजनल ग्रोथ है, जैसे कि क्षेत्रीय कुछ क्षेत्रों में रॉ मटेरियल, हर क्षेत्र का अपना एक रॉ मटेरियल होता है, तो उसको ढूंढना है कि किस रॉ मटेरियल से मैं क्या फैक्ट्री लगा सकता हूँ, कौन सी एंटरप्राइज एस्टेब्लिश कर सकता हूँ, वहाँ से क्या प्रोडक्ट मैं लॉन्च कर सकता हूँ। तो इस तरीके की जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की जो एक कैपेबिलिटी है, वो डेवलप करते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के माध्यम से। रोल एंड रेलेवेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो क्या रोल एंड रेलेवेंस हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के। देखिए, एलिमिनेट्स पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो अगर कहीं पे भी कोई एंटरप्राइज डेवलप की जाती है, कोई भी एक कारोबार स्थापित किया जाता है, कोई भी फैक्ट्री है वहाँ पे लगाई जाती है, तो क्या होता है, उस क्षेत्र की जो पावर्टी है, यानी कि जो गरीबी है, उस क्षेत्र से गरीबी दूर होती है और वहाँ जो बेरोजगारी है वो दूर होती है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है। प्रिवेंट्स इंडस्ट्रियल स्लम्स, यानी कि जो इंडस्ट्रीज की कमी है वो भी दूर होती है। डिफ्यूज सोशल टेंशन, जब काम रोजगार नहीं होगा तो सोशल टेंशन होंगी, आपस में तनाव होगा लोगों के बीच में, अगर काम रोजगार नहीं होगा, तो इस तरीके से सोशल टेंशन को भी ये कम करता है। कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या है कि जो भी उस क्षेत्र के अंदर उस क्षेत्र में जो होगा, क्या होगा, उस क्षेत्र का विकास होगा, बेसिकली उस क्षेत्र के विकास से क्या होगा, वहाँ पे एक कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, मैंने आपको बताया कि हर रीजन का अपना एक रॉ मटेरियल का स्रोत होता है, हर रीजन अपने आप में एक रॉ मटेरियल का स्रोत होता है, तो अगर उस रॉ मटेरियल को आप पहचान सकें कि इससे क्या प्रोडक्ट बन सकता है, तो हर रीजन का डेवलपमेंट होगा और इस तरीके से जो भी रीजनल डेवलपमेंट होगा वो बैलेंस होगा। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, वहाँ के जो लोग हैं उनमें आत्मनिर्भरता आएगी, ठीक है ना, पैसे जब वो कमाने लगेंगे, उनकी पॉकेट में जब पैसा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ के लोगों की परचेज कैपेसिटी इंक्रीज होगी, परचेज कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो बेसिकली ये है आपका रोल एंड रिलेवेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कराए कहाँ जाते हैं, कैसे कराए जाते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होते हैं वो माइक्रो लैब्स में कराए जाते हैं, माइक्रो लैब्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन माइक्रो लैब्स द ट्रेनिंग सेशंस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर कैरिड आउट इन वेरी फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ठीक है। तो माइक्रो लैब्स में जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कराए जाते हैं, ठीक है। और वो बहुत ही आसानी से उन लोगों को जो है, जो भी वहाँ पे लोग सीखने आते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, इस तरीके के डेवलपमेंट प्रोग्राम बड़े उन्हें खेल खेल में एक तरीके से कहें तो कराए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसा पहला है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, फिर रिंग टॉस टेस्ट, टावर बिल्डिंग टेस्ट, अचीवमेंट प्लानिंग टेस्ट। तो ये बेसिकली चार टेस्ट हैं, चार प्रोग्राम्स हैं जिससे कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिन्हें बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ही हैं जो कि माइक्रो लैब्स में कराए जाते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम इन चारों प्रोग्राम्स को देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये था आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने देखा कि
क्या क्या ट्रेनिंग्स, टेक्निक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो टेक्निक्स बेसिकली क्या थी? ट्रेनिंग्स, ट्रेनिंग के माध्यम से हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ट्रेनिंग मैंने आपको बताया 3 तरीके से होती हैं, एक्सपीरियंस वर्कर से, ऑन जॉब ट्रेनिंग और ट्रेनिंग बाय फोरमैन, ठीक है। फिर एडवांटेजेस आपको बताया हमने ट्रेनिंग के, ठीक है। फिर बताया एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन, ये हमने आपको बताया क्या क्या फैक्टर्स हैं मोटिवेशन के, गोल्स, एटीट्यूड, आइडिया, सक्सेस, सपोर्ट, परफॉर्मेंस, ठीक है। और फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव एटीट्यूड और कमिटमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कि फिर इसके रोल और रेलेवेंस क्या होते हैं ये आपको बताए हैं। और कौन कौन से बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, कहाँ कराए जाते हैं? माइक्रो लैब में कराए जाते हैं। तो आने वाले लेक्चर में हम ये सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं अलग अलग लेक्चर के माध्यम से हम इसे देखेंगे। जो भी ये टेस्ट आपके सामने दिखे हैं, थीमेटिक एप्रिसिएशन, रिंग टॉस, टावर बिल्डिंग एंड अचीवमेंट प्लानिंग टेस्ट, ये सारे टेस्ट हम आने वाले लेक्चर्स में अलग अलग लेक्चर्स में इनको देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। आने वाले सारे लेक्चर्स के अपडेट ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।